शिक्षा शेरनी का वो दूध होता है जो भी पीता है दहाड़ने लग जाता है। ये जो कोटेशन है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, लेकिन ये वास्तविकता से परिचय हमें बहुत दिनों से हो चुका है और ये वास्तविकता भारत की भी है। भारत ने शुरुआत से ही शिक्षा पर जोर दिया है और यही रीजन है कि पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी चीजें जो भारत की देन है। चाहे नक्षत्र विज्ञान के बारे में बात की जाए, चाहे अंक गणित के बारे में बात की जाए, बीज गणित के बारे में बात की जाए, नगरों के संरचना के बारे में बात की जाए, वास्तुकला के बारे में बात की जाए, भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई है। तो बिना शिक्षा के तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। और शिक्षा से आदमी अपनी सोशल स्टैंडर्ड जो होता है, सामाजिक स्थिति को भी बदलने की क्षमता रखता है। तो इस भारत में अंग्रेजों के बाद शिक्षा का विकास कैसे हुआ है, हम कैसे हिंदी बोलने वाले जबरदस्त अंग्रेजी बोलने लग गए हैं, तो एक लंबी विकास गाथा है और आज हम विकास गाथा को कहेंगे। आप और हम इस पूरे के पूरे लेक्चर को पूरा जरूर देखें, जहां पर आप जान पाओगे कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ है। तो जब भी हम इस ऐतिहासिक विकास की यात्रा पर चलेंगे तो इससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। 31 तारीख यानी जब मार्च अपने समापन की ओर है और इस समय पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज लेके आया है। अब यहां पे सर ये क्या है, ये है एसएसटी विद राज राणा। यहां पर आपको सारी की सारी पीडीएफ और इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आप यहां पर आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीपीएससी टीआरई 1.5 का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 699 रुपए का कोर्स है, मात्र राज राणा कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। इसके बाद अगर आप 6 to 8 का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 899 का है। इसके बाद अगर आप 9-10 का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 999 का है। अगर आप 11-12 का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 1099 का है। अगर आप केवल जनरल पेपर पढ़ना चाहते हैं कि सर 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, तो हम 6 to 8 में हमारे पास अलग सब्जेक्ट है, हम केवल जनरल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो जनरल पेपर जो है वो आप लोगों को मात्र 599 में मिल जाता है, पूरा जनरल पेपर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है नहीं। इसके बाद अगर बिहार स्टेट और बिहार शिक्षक भर्ती आप दोनों को साथ साथ लेना चाहते हैं तो मात्र 1199 रुपए का है। और वहीं पर अगर आप जनरल पेपर है तो आप 599 का ले सकते हैं ना। अब आप कहोगे सर इस कोर्स को ले कैसे सकते हैं, अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम कहीं से पता कर सकते हैं। तो हाँ, तो एक नंबर आपके नीचे चल रहा होगा, आप देखिए जहां पर आप क्लास देख रहे हैं वहां के नीचे एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करके कोर्स परचेज कर सकते हैं, है ना। ये तो कोर्स की बात रही। अगर आपको क्लास में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इस नंबर पर कॉल कर ले सकते हैं, 8368775254, है ना। पहले इस पर व्हाट्सएप कर लें और फिर उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं, भारत में शिक्षा के विकास करूं, तो आखिर भारत में अंग्रेजों को शिक्षा के विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे बड़ी बात यही है। इस क्लास को थोड़ा सा तेजी से चलेंगे ताकि आप और हम अच्छी तरह से बातें कर सके और हम आगे बढ़ चलें। देखिए बात क्या है, सन 1757 से पहले तो यह केवल और केवल अपने व्यापार के लिए लड़ रहे थे। अब व्यापार के लिए भी कैसे लड़ेंगे, क्योंकि अगर राजा हमारी मर्जी का है, राजा अगर हमारी बात मानता है तो हम वहां पे आराम से आसानी से व्यापार कर सकते हैं। और अगर व्यापार केवल हम अकेले कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि व्यापार जब अकेले होगा तो आपको पता है कंपटीशन कम होगा, और जहां कंपटीशन कम होता है अपने मूल्य को हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। बात तो ये थी। लेकिन अभी तक अंग्रेजों ने यह ख्वाब नहीं देखा था कि वो भारत को जीत पाएंगे। वह मुगलों के सामने बहुत दिनों तक झुके थे, बाकी राजाओं के सामने भी बहुत दिनों तक झुके थे, और ये कहते रहे कि ऐसा कि हमें यहां पे अनुमति दे दो, यहां पे अनुमति दे दो, यहां पे अनुमति दे दो। बहरहाल 1707 के बाद मुगल बहुत कमजोर हो गए थे और जगह जगह पर क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो गया था और उनसे डील करना थोड़ा सा आसान था अगर देखा जाए, क्योंकि पैसों की सबको जरूरत होती है, सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ व्यापार अच्छा हो, और इसलिए वो बाहर के जितने भी कंपनी आ रही थी उनको अपने यहाँ पे फैक्ट्री खोलने की अनुमति देते रहते थे, है ना। जैसे पुर्तगाली आ रहे थे, डच हैं, डैन हैं, स्वीडिश हैं, सारे के सारे लोग भारत में आ रहे थे। और क्यों आ रहे थे, क्योंकि पूरी दुनिया का जो सेंटर ऑफ पॉइंट था, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, सेंटर ऑफ मार्केटिंग था, वो इंडिया ही था, है ना। क्योंकि पूरे विश्व की जीडीपी को इंडिया क्या करता था, लीड किया करता था।
अब देखिए 1757 में इन्होंने पहला युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध, और एक बहुत ही बड़े साम्राज्य के विरुद्ध लड़ा जिसका नाम था बंगाल का साम्राज्य। बंगाल का जो साम्राज्य, उसका जो सुल्तान था उसका नाम था सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के पास कुछ ऐसे थे जिसको कहते गद्दार, समझ आएगा नहीं, तो होते हैं, याद रखो। और वो गद्दार कौन था? मीर जाफर। वो जाके अंग्रेजों से मिल गया और अंग्रेजों से कहा कैसा मुझे आप सुल्तान बनाओ, है ना, और मैं आपका साथ दूंगा, मैं सिराजुद्दौला से गद्दारी करूंगा, टेंशन मत लो। यही हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, रॉबर्ट क्लाइव सेनापति थे और यहां पे युद्ध हुआ और युद्ध मात्र 2 घंटे चला। इतने बड़े, इतना बड़ा पूरा के पूरा शासन, है ना, इतना बड़ा राज्य, और उसके बाद भी जो युद्ध चला, कितना बहुत बड़ी जनसंख्या, अंग्रेजों की छोटी सी टुकड़ी, लेकिन उसके बाद भी युद्ध चला मात्र 2 घंटे। केवल 2 व्यक्ति ही थे जो लड़े यहां पे खूब मन से, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह थे और मीर मर्दान थे, और बाकी सब में से किसी भी सेनापति ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। सब खड़े रहे, अपनी सेना को अनुमति नहीं दी, और बहरहाल सिराजुद्दौला युद्ध हार गया और इसके बाद मीर जाफर के लड़के ने जाकर सिराजुद्दौला की हत्या भी कर दी। बहरहाल मीर जाफर को यहां पर बंगाल का राजा बना दिया गया और अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति अब मिल गई बिना टैक्स के। अब तो मस्त हो गए अंग्रेज, ठीक है। और आपको पता है फिर क्या हुआ आगे चलकर? मीर जाफर को इन्होंने 1760 में हटा दिया और मीर कासिम को बना दिया। अब मीर कासिम इनकी चाल को अच्छी तरह से समझता था, वो अपने आप को मजबूत करना चाहता था, इसलिए मुर्शिदाबाद से उसने राजधानी मुंगेर कर ली, ठीक है। सिराजुद्दौला की राजधानी मुर्शिदाबाद थी और उसने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित चेंज कर ली और वहां पर अपनी सेना का आधुनिकीकरण करने लगा। उसे शायद ये अनुभूति हो चुकी थी, अब अंग्रेज किसी भी समय मुझे भी हरा सकते हैं, तो क्यों ना मैं अपनी सेना को शक्तिशाली बना लूं। बंदूक की फैक्ट्री लगाने लग गया। ये अंग्रेजों को बात पता चली तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को भी हटा दिया, ये हटो यहां से, और फिर दोबारा से मीर जाफर को ले आए। अब मीर कासिम रोता बिलखता हुआ कहां पहुंच गया? अवध पहुंच गया। अवध बिल्कुल पास है, आपको पता है अवध, जहां पर अयोध्या वगैरह है। अब वहां पर शाह आलम सेकंड भी पड़े हुए थे, वहां पर अवध का सुल्तान भी पड़ा हुआ था, शुजाउद्दौला जिसका नाम था। इन दोनों से कहा कि ऐसा है, एक काम करो, हम तीनों मिलकर लड़ते हैं और इन अंग्रेजों को मार भगाते हैं, ठीक है ना। सबको लालच था कि अगर बंगाल तो हमारे ही है। देखो शाह आलम सेकंड, इसका मतलब है कि मुगल सम्राट के अंडर में सब कुछ था ये। तो उसने कहा ठीक है, तो एक तरफ शाह आलम सेकंड, ठीक है, उसके साथ शुजाउद्दौला की सेना और उसके साथ मीर कासिम की सेना, तीनों सेनाओं ने मिलकर बंगाल पर चढ़ाई कर दी और उस युद्ध को कहा जाता है बक्सर का युद्ध। सन 1764 में लगा गया था बक्सर का युद्ध। यह बक्सर का युद्ध काफी लंबा चला और इसमें कोई कूटनीति काम नहीं आई, किसी को अंग्रेजों ने मिलाया नहीं, लेकिन इस समय पर यहां का जो सेनापति था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। लगाया इसने बहुत अच्छी तरह से दिमाग और बुरी तरह से इन तीनों सेनाओं को हरा दिया। सोचिए, एक अंग्रेजों ने तीन सेनाओं को मिलकर, यानी तीनों सेना जो मिलकर लड़ रही थी उसको हरा दिया। इसका मतलब अंग्रेजों ने अब सीधे सीधे क्या किया? शाह आलम को हरा दिया, सीधे सीधे अवध को हरा दिया और बंगाल को हरा दिया, आधे भारत को हरा दिया देखा जाए तो। अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी, उन्होंने कहा कि अब क्या है, अब भारत को जीता जा सकता है। अभी तक वो केवल व्यापार के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब वो बात करने लगे कि भारत को भी जीता जा सकता है ना। तो फिर 1765 में 2 संधियां हुई, एक हुई शाह आलम के साथ और दूसरी हुई शुजाउद्दौला के साथ। इलाहाबाद की संधियां ही उनको नाम कहते हैं, लेकिन शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जिसे उस समय पर बंगाल ही कहा जाता था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा पूरा एक ही क्षेत्र था, बंगाल में ही आया करता था। और ये पूरी तरह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार ये अंग्रेजों को मिल गई। दीवानी अधिकार का मतलब होता है कि अब अंग्रेज सीधे सीधे लगान को वसूल कर सकते थे। क्या कर सकते थे? लगान वसूल कर सकते थे अंग्रेज सीधे सीधे जाके, है ना। तो किसानों के पास जाते, लगान वसूल करते। अब जब वो किसानों के पास जा रहे थे तो किसान बोलते थे हिंदी, है ना, और ये बोलते थे अंग्रेजी, तो बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता था, है ना। तो इनको आवश्यकता महसूस हुई कि हमें कुछ कर्मचारी रखने होंगे,
तो उन्होंने बहुत सारे कर्मचारी रखे। फिर उन्होंने कहा बार बार हमें अंग्रेज इंग्लैंड से कर्मचारी मांगने पड़ रहे हैं और वो भी काम नहीं कर रहे हैं अच्छे से, ये भी बात आप लोगों को पता होगा। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि भारत के लोगों को ही अंग्रेजी सिखा दें, है ना, इनको इनका ही अंग्रेजी सिखा दें, और जिससे कि क्या हो, और ऐसा इनको पाठ पढ़ाएं कि ये देखने में भले भारतीय हो लेकिन सोचने में अंग्रेज हो। तो यहीं से शिक्षा की यानी अंग्रेजों ने सोचा कि भारत के लोगों को शिक्षित करना है। तो अंग्रेजों का जो सारे उद्देश्य थे ना, चाहे रेलवे का विकास हो, चाहे शिक्षा का विकास हो, कोई भी हो, वो भारतीयों के लिए नहीं था। वो भारतीयों को शिक्षित नहीं करना चाहते थे बहुत अच्छी तरह से, तो मैं सोच रहे हो, वो अपना लाभ उठाना चाहते थे और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया था और यहीं से भारतीय शिक्षा का विकास हुआ। आइए थोड़ा सा इनिशियल डेवलपमेंट में मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहां पर कुछ चेहरे आप लोगों को दिख रहे हैं और इन चेहरों को आप जरूर अच्छी तरह से पहचान लीजिए, है ना। सबसे पहला चेहरा आपको वॉरेन हेस्टिंग्स का है ना, देख लीजिए। सबसे पहला जो चेहरा है आपका क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स का है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, यह बात आपको पता रहनी चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। अब कलकत्ता मदरसा का उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम कानूनों और इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा देना था। बाद में 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन, जो ये जोनाथन डंकन आप लोगों को दिख रहे हैं, उन्होंने क्या किया, जोनाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। तो यहां पे कलकत्ता मदरसा, तो यहां पर संस्कृत कॉलेज, ठीक है। शुरुआत से देखो चीजें साधी जा रही हैं, बराबर बराबर किया जा रहा है। अब सन 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। यहां से बहुत बार प्रश्न आता है, इसलिए आप इसको याद रखना। सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी लॉर्ड वेलेजली ने, और किसके लिए, असैनिक अधिकारियों के लिए, यानी अधिकारी जो सेना में नहीं थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए। लेकिन शीघ्र ही फोर्ट विलियम ये बंद हो गया था। बहरहाल 1800 तक ये सारे काम हो गए थे, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। बाद में युग पुरुष जिनके दर्शन में आप लोगों को करा रहा हूं, ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, 1813 चार्टर एक्ट आया, उससे पहले 1800 तक यहां पर हो गया था, ठीक है, ये वाला। तो 1813 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई कि चार्टर एक्ट आया 1813 में, और पहली बार अंग्रेजों ने शिक्षा पर खर्च करने के लिए 1000 रुपए का आवंटन किया। ये अलग बात थी, वो आवंटन तो किया, लेकिन शिक्षा में कहां पर खर्च किया जाए इसके बारे में अंग्रेजों की पास कोई नीति नहीं थी। इसलिए ये रुपया पड़ा रहा और बाद में यह लौट गया रुपया, यानी इस रुपये का कोई भी यूज नहीं हुआ, यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो आपको यहीं पे लिखा हुआ, किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराएगी। राजा राम मोहन राय ने 1817 में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना करने के लिए भारी अनुदान दिया, यह आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि शिक्षा अंग्रेज किस में दें, हमारी सभ्यता संस्कृति में जैसे हम पढ़ रहे हैं, या अंग्रेजी शिक्षा को सिखाया जाना चाहिए। तो दोनों की ही यहां पर बात हो रही थी कि किस प्रकार की शिक्षा। तो बहुत सारे अंग्रेज तो मानते थे कि भारत की शिक्षा पद्धति जो है वो काफी अच्छी है, लेकिन बहुत सारे अंग्रेज ये मानते थे कि भारत की शिक्षा पद्धति बिल्कुल कूड़े है, कूड़े की तरह है। कूड़ा जानते हो कि एक तो व्यक्ति ये कहता था जिसका नाम मैकाले है, उसने कहा कि भारत का जो शिक्षा है ना वो इतनी है जितनी हमारे यूरोप में जो अलमारी होती है ना, अलमारी में जितनी किताबें होती हैं, पूरा भारत के पास सिर्फ इतना ज्ञान है। उस आंखों के अंधे, अकल के अंधे को ये शायद नहीं पता थी कि पूरी दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों को भारत ने लिखा है, पूरी दुनिया के प्राचीनतम दर्शन को भारत ने लिखा है, और भारत ने दर्शन, विज्ञान, गणित में सब में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। नालंदा जैसे, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय वाला भारत कभी भी अनपढ़ तो नहीं हो सकता। यहां की तो हवाओं में ज्ञान था, लेकिन उस अकल के अंधे को कौन बताए। यही चल रहा था, और इसका जिसका मैं नाम कह रहा हूं, कहते हैं जैसे नाम लो शैतान हाजिर, तो शैतान हाजिर यही व्यक्ति है जिसका नाम है मैकाले। मैकाले के बारे में यहां पे लिखा हुआ, मैकाले ने प्राच्य साहित्य की आलोचना करते हुए कहा, यानी भारत के साहित्य की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति और साहित्य की क्षमता यूरोप की किसी एक पुस्तकालय की अलमारी के बराबर है। इतने तुच्छ ज्ञान का व्यक्ति
आपको पता होना चाहिए, बाद में विधि सदस्य बना था और इसने भारत के जो विधि है, कानून है, उसका संहिताकरण या कोडिफिकेशन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को अपने महत्वपूर्ण स्मरण पत्र में क्या लिखा, यहां पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि जिसे गवर्नर विलियम बेंटिक ने स्वीकार करते हुए अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 पास किया। तो कभी आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किसके संस्मरण पर आधारित है या किसने पास करवाया, तो आपको पता होना चाहिए विलियम बेंटिक के द्वारा। और किसके रिकमेंडेशन पर, तो वो 2 फरवरी जो संस्मरण बताया था मैकाले ने, उसके अंतर्गत। सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य में अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। तो यहां पर सीधा विवाद सॉल्व कर लिया गया कि ऐसा है कि पश्चिमी तरीके से पढ़ाया जाएगा, लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ये, और पश्चिमी विज्ञान पढ़ाया जाएगा, भारत का नहीं। सरकार स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करे, इसके विकास के लिए कई प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर कुछ स्कूल तथा कॉलेज खोले जाएंगे। मैकाले ने इस तरह अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। यह जरूर याद रखना, पूछ लेता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, जिसमें कहा जाता है कि वर्ग को तैयार कर दो, उच्च वर्ग को, ठीक है, तो वो धीरे धीरे रिस की जैसे नीचे चीजें चली जाती, उसी प्रकार से शिक्षा भी सभी लोगों के पास चली जाएगी। और ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब यहां से कभी कभी प्रश्न भी आ सकता है कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, बताइए। तो यहाँ पे लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए, मनुष्य के संबंधों को समझने के लिए, प्राकृतिक संपदा को बचाने के लिए, आनुवांशिकता तथा वातावरण को समझने के लिए, तो इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए, लोगों के आम स्वास्थ्य को सुधार के लिए इज द राइट आंसर। दूसरा प्रश्न यह है कि राज्य सरकार के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की प्राथमिक शिक्षा में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए, व्यक्तित्व, जैविक, सामाजिक, आर्थिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामाजिक और आर्थिक, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन स्कूल में गठित कमेटी का हिस्सा नहीं है, यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हिस्सा नहीं है, शिक्षक, प्रधानाचार्य, अभिभावक, राज्य सरकार। तो यहां पर राइट आंसर पता होना चाहिए, ये राज्य सरकार इज द राइट आंसर, ठीक है नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 में ऋग्वेद के बारे में कौन सा कथन सही है, यह गीत काव्यों का संग्रह है, मंत्रों की पुस्तक है, बलिदान प्रार्थना की पुस्तक है, जादुई सूत्रों की पुस्तक है। तो यहां पर भी आपको आंसर बताना है कि यह गीत काव्यों का संग्रह है, यानी इसमें ईश्वर महिमा के बारे में बताया गया है, यानी ईश्वर की महिमा में बहुत सारे श्लोक गाए गए हैं, यहाँ पे विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के मंत्र बताए गए हैं ऋग्वेद में। तो ये बात आप लोगों को पता रहनी चाहिए, ठीक है नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैदिक साहित्य में वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, है ना। वैदिक साहित्य का अंग नहीं है, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और शूद्र। तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारे यहाँ पर वेद होते हैं, फिर वेद क्या होते हैं, ज्यादातर वेद गद्य में है, गद्य यानी पद्य में है, यानी कविता के रूप में लिखे हुए हैं। तो इनको समझने के लिए उनका एनालिसिस आपको ब्राह्मण में मिलता है। तो ब्राह्मण मतलब यहाँ पर कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण का मतलब है जो वेदों के जो भाष्य हैं, वेदों को जो अच्छी तरह से समझा गया है, वो ब्राह्मण में है। अरण्यक का मतलब होता है, अरण्य माने जंगल, तो जंगलों में जाकर जो व्यक्ति क्या करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, उनको उनसे अरण्यक का निर्माण हुआ। और इसके बाद उपनिषद, जो गुरु के पास बैठकर गुरु से संवाद करके जो ज्ञान प्राप्त करते थे, उसको क्या कहा गया, उपनिषद कहा गया। ये बात याद रखना। ये जो सूत्र है ना, ये व्यवस्था है, यानी पूरे समाज को 4 व्यवस्थाओं में बांटा गया था कि जो पढ़ाई लिखाई का काम करता है और जो शिक्षा का कार्य करता है, तो उसको कठोर जीवन जीना पड़ेगा और उस पर बहुत प्रकार के प्रतिबंध थे कि वो पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता, वह मुलायम कपड़ों, मुलायम बिस्तर पे नहीं सो सकता, वह उसको आश्रमों का बहुत अच्छी तरह से पालन करना होगा, तो उसको ब्राह्मण कहा गया। और सभी की रक्षा करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय कहा गया, सभी के पेट भरने वाले को वैश्य कहा गया और सभी की सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर यहां पर 6 में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालय में नहीं था। तो 1857 में 3 महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय यहां पर बनाए गए और वो कौन कौन से थे, सभी प्रेसिडेंसी में बनाए गए थे, जितने भी प्रेसिडेंसी हैं, ठीक है, वहां पर बनाए गए थे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि कलकत्ता में बनाया गया, बंबई में बनाया गया, मद्रास में बनाया गया। दिल्ली प्रेसिडेंसी नहीं थी, इसलिए यहां पे नहीं बनाया गया था। दिल्ली इज द राइट आंसर, है ना। अब 1854 में
ठीक है, यानी 1857 से 3 साल पहले, है ना, 1857, क्योंकि विद्रोह से पहले एक वुड डिस्पैच आया जिसको कहते हैं चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशें निम्नानुसार थी। क्या थी यहां पर? इसमें सरकार से कहा गया कि वो जनसाधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, यानी जो जनसाधारण को शिक्षा देनी है तो अधोगामी निष्पंदन से नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक वर्ग को आप शिक्षित कर दो दूसरा वर्ग अपने आप हो जाएगा, नहीं, सभी की जिम्मेदारी आपको अपने आप उठानी पड़ेगी, ये कहा गया। ठीक है, इसने सुझाव दिया कि गांव में देसी भाषा प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। इनसे ऊपर जिला स्तर पर आंग्ल देशी भाषाएं, हाई स्कूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 प्रेसिडेंसी, यहां पर लिखा है लंदन विश्वविद्यालय की तरह 3 प्रेसिडेंसी शहरों में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाओ। देखो यहाँ पे यही क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। तो 1857 से पहले, तो ये 1854 के वुड डिस्पैच के अंतर्गत ही 3 प्रेसिडेंसियों में, यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसियों में यहाँ पर विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे लंदन विश्वविद्यालय के, ठीक है, देखते हुए। ठीक है, इन विश्वविद्यालय में एक कुलपति होगा, एक सीनेट होगा और उसके अधिक सदस्य, इन सभी की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी। यह विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित करेंगे तथा उपाधियां देंगे। ठीक है, इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूल शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। ठीक है ना। इसने स्त्री शिक्षा तथा व्यवसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विश्वविद्यालय एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश करी। इस क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी इसने करी। कंपनी के 5 प्रांतों में एक निदेशक के अधीन लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग का कार्य था शिक्षा की उन्नति एवं प्रचार प्रसार की समीक्षा तथा सरकार को प्रतिवर्ष इस संबंध में रिपोर्ट देना। इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। इसने इस बात की घोषणा की कि सरकार की शिक्षा नीति का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का विकास हो। इसके बाद अगर देखा जाए 1857 में, जैसे मैंने बताया 1854 में वुड डिस्पैच आया जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है और शिक्षा के संबंध में कुछ नियम बनाए गए और उसी के अंतर्गत लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। और 3 विश्वविद्यालय कहां कहां पर बने? कलकत्ता में बने, मुंबई में बने और मद्रास में बने। हालांकि दिल्ली में नहीं बने थे, याद रखना। ठीक है नहीं। चलिए 1840 से 1858 के बीच, है ना, मध्य स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों को सार्थक परिणति तब मिली जब J.E.D. बेथुन के द्वारा 1849 में कलकत्ता में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई। तो याद रखो 1857 से भी पहले 1849 में बेथुन स्कूल की स्थापना की गई जिसमें स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया गया। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, बैतूल शिक्षा परिषद के अध्यक्ष, ठीक है, बैतूल शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे, ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस समय पूसा बिहार में कृषि संस्थान तथा रुड़की में अभियांत्रिकी संस्थान की स्थापना की गई। ध्यान रखना इस बात को। इसके बाद क्या आया? 1854 में आ गया था वुड डिस्पैच और इसके बाद लगातार कमेटियां आने लगी जिससे कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को और अच्छा किया जाए, उसकी रिकमेंडेशन के लिए सब कुछ होने लगा। तो यहां पर हंटर आयोग आया। हंटर शिक्षा आयोग 1892 से लेकर 1893 के बीच में आया हंटर आयोग। और एक हंटर कमेटी है, आपको याद होगा। हंटर कमेटी जो है उसके संबंध में आप लोगों को एक बात याद होनी चाहिए, है ना। हंटर कमेटी जो थी वो जलियांवाला बाग के संबंध में थी और यहां पर ये शिक्षा से संबंधित है। हंटर आयोग 1882 से 83। ठीक है, हंटर आयोग की समीक्षा देख लीजिए। हंटर आयोग क्या क्या कह रहा है, तो यहां पर आपको भी इसके संबंध में पता होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। तो हंटर आयोग कहां तक सीमित था, कभी पूछ ले तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। ठीक है, सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा उपयोगी विषयों तथा स्थानीय भाषाओं में हो। इसने सिफारिश की कि प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित नगर और जिला बोर्डों को दिया जाए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य सभी शहरों, कस्बों एवं गांवों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया तथा इसे वीमेन एजुकेशन प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। इसने सुझाव दिया कि माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड होने चाहिए, साहित्यिक और व्यवहारिक। ठीक है, साहित्यिक विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तथा व्यवहारिक विश्वविद्यालय यानी विद्यार्थी के व्यावसायिक व्यापारिक भविष्य निर्माण के लिए।
ठीक है नहीं। पंजाब विश्वविद्यालय 1892 में बना और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में बना। ये भी बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या आया, थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ और उनके रिकमेंडेशन पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया। देखो 1904 के बाद एक काम हुआ था, आपको याद होना चाहिए, बंगाल विभाजन 1905। इसका मतलब था उसी से पहले ही पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद बढ़ता जा रहा था और राष्ट्रवाद का जो केंद्र बन रहा था वो बन रहे थे स्कूल कॉलेज। वहां पे राजनीति चल रही थी और वहां पे देश के राष्ट्रवाद की बात होने लगी और इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था अंग्रेजों के लिए कि स्कूलों को कैसे नियंत्रण में लिया जाए। तो स्कूलों को कैसे नियंत्रण में लिया जाए, कैसे प्रशासन का कठोर नियंत्रण, ठीक है, विश्वविद्यालयों तक हो, तो उसके बारे में ये नए नए कानून लाने लगे और उसी क्रम में इन्होंने एक यहां पर भी आयोग गठित कर दिया। उसमें एक नए कानून आ गया जिसे कहते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो विश्वविद्यालय अधिनियम 1902 में सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जिसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय की स्थिति का आकलन करना, उनकी कार्य क्षमता एवं उनके संविधान के विषय में सुझाव देना। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा इस कार्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं थी। इसकी सिफारिश के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आ गया है ना। अब इसका सीधा मतलब क्या होगा, आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि ये पूरी तरह से ये विश्वविद्यालयों को कंट्रोल में रखना चाहता था। या सीधी बात है, कंट्रोल इनकी यहाँ पे बात थी। विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा शोध ध्यान पर केंद्रित करना चाहिए। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। ये मैंने आपको बताया कि 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस समय पर राष्ट्रवाद बढ़ रहा था भयंकर रूप से, ठीक है नहीं। अशासकीय कॉलेज पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा कर दिया गया, ठीक है। उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए 5 लाख रुपए की राशि प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए स्वीकृत की गई। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे राष्ट्रीय शिक्षा को पीछे ले जाने वाला अधिनियम कहा। तो ये आपको ये बात याद रहनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट। शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव कब आया, 1913 में आया, याद रखना। 1906 में प्रगतिशील रियासत बड़ौदा ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य शिक्षा कर दी। तो ये देखो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे बनता है, पूछ लेगा कि बताओ कौन सी ऐसी रियासत थी जिसने कि सबके लिए शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। तो ऐसा प्रश्न भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है ना। सरकार ने अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से साफ इनकार कर दिया। तो बड़ौदा ने तो ये काम किया, लेकिन अंग्रेजों से कहा गया कि भैया तुम भी बड़ौदा की तरह काम करना चाहोगे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम भैया अनिवार्य शिक्षा नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। तो उन्होंने सीधे सीधे हाथ उठा दिए। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद आया सैडलर आयोग जो 1917 से 19 में आया। और देखो टीआरई में भी यहां से कई बार प्रश्न आ चुका है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, कब आया था। वैसे तो सैडलर विश्वविद्यालय से नाम ही पता चलता है कि यह विश्वविद्यालय के लिए ही होगा। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो वर्ष 1917 में सरकार ने लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट सरकार को देना था। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा व्यवस्था गहन अध्ययन किया। आयोग ने अनुमान लगाया कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करना है तो उसके लिए पहले माध्यमिक और शिक्षा के स्तर में सुधार करना होगा। तो इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे, वहां पे थोड़े से सुझाव के बारे में आपको बता दूं कि स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और आज भी है। आपको स्कूल की शिक्षा 12 तक आज तक दी जाती है ना। उसके बाद आप लोगों का क्या होता है, कॉलेज शुरू होता है, तक स्कूल रहता है 12 तक। तो ये सैडलर ने कहा था, ठीक है। विद्यार्थियों को हाई स्कूल के पश्चात नहीं, अभी तो उच्च माध्यमिक, पहले 10th के बाद कॉलेज में चले जाते थे बच्चे, अब 12th के बाद कॉलेज में जाएंगे, सीधी उन्होंने ये बात कही थी, ठीक है नहीं। विश्वविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों को तैयार करना था। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के पश्चात स्नातक की उपाधि के लिए त्रिवर्षीय व्यवस्था, यानी जैसे ही आपने 12th करी उसके बाद आप 3 वर्ष में ग्रेजुएशन कर पाओगे। तो यह यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। जो छात्र विश्वविद्यालय शिक्षा हेतु जाने के लिए तैयार न होने कॉलेज स्तर की शिक्षा देनी चाहिए। माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन में नियंत्रण के लिए पृथक माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय से संबंधित नियम बनाते समय कठोरता नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय को पुराने संबंधी विद्यालय जिसमें कॉलेज दूर दूर तक बिखरे हैं के स्थान पर एकाकी केंद्रित आवासीय अध्ययन स्वायत्ततापूर्ण संस्थानों के रूप में विकसित करने जाने चाहिए। महिला शिक्षा अनुप्रयुक्त विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा तथा अध्यापकों के प्रश्न की और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे आपके थोड़े से प्रश्न में आपको और करा दूं कि भारत का पहले रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे था, तो राइट आंसर गुजरात में है। वो रेलवे विश्वविद्यालय आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है नहीं। तो कहाँ पे विश्वविद्यालय, तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। यही है इंडियाज फर्स्ट रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी, बड़ौदरा में है, गुजरात में है ना। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वयं का उद्देश्य क्या है ना। तो भारत सरकार के द्वारा जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके संबंध में बहुत सारी योजनाएं शुरू करी गई थी। तो उसी में स्वयं का उद्देश्य क्या है, तो स्वयं का उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम को खोलना, ये स्वयं का उद्देश्य है, ठीक है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है। स्कूल को सामाजिक एजेंट क्यों कहा जाता है, अगला प्रश्न भी आपको यहीं से है। यह ज्ञान का संचार करता है, या अधिकारों कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करता है, या परंपरा और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, या विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा, यह परंपरा और मूल्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक आयोग महान ऐतिहासिक महत्व का था और इसने माध्यमिक शिक्षा और कुछ हद तक प्राथमिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। तो राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे दे ही रखा है, हंटर आयोग इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए 1916 से लेकर 1921 के मध्य में 7 नए विश्वविद्यालय खोले गए। पहले 3 ही जगह पर खोले गए थे विश्वविद्यालय, अब 7 जगह पर विश्वविद्यालय खोले गए, यानी मैसूर, अलीगढ़, ढाका, पटना, बनारस, उस्मानिया और लखनऊ। तो इतने नामों को भी याद रखना, कभी कभी नाम भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोगों को कम से कम पता होना ही चाहिए, ठीक है नहीं। द्वैध शासन के अधीन शिक्षा, तो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था, भारत सरकार अधिनियम 1919, और उसमें प्रांतों में द्वैध शासन कर दिया गया। अब द्वैध शासन में क्या हुआ, एक ही जगह पर 2 लोग शासन करते हैं, ठीक है। विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित, एक आरक्षित। आरक्षित विषयों पर कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल वायसराय का था, और हस्तांतरित जो संभवतः विकास के संबंधित कार्य थे, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा है, उसके लिए कानून बनाने का काम राज्य सरकार के पास था। अब हस्तांतरित जो विषय थे उनके पास पैसा तो था नहीं, प्रांतों के पास पैसा किसके पास था, केंद्र सरकार के पास, लेकिन जिम्मेदारी उसके पास नहीं थी, जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास आ गई, इसलिए बहुत ज्यादा तेजी से विकास नहीं हो पाया। ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है नहीं। फिर इसके बाद 1929 में हार्टोंग समिति बनी, शिक्षण संस्थानों की संख्या में अंधाधुंध वृद्धि होने लगी, शिक्षा के स्तर में गिरावट आने लगी। शिक्षा में हुए विकास के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए 1929 में सर फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति की सिफारिशें क्या थी, देख लीजिए। समिति ने प्राथमिक शिक्षा की महत्ता पर बल दिया, लेकिन अनिवार्य या शीघ्र प्रसार को अनुचित बताया। केवल समर्पित विद्यार्थियों को उच्चतर माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के विद्यालयों में प्रवेश लेना चाहिए, जबकि सामान्य स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों में प्रवेश संबंधी नियम अत्यंत कड़े होने चाहिए, ठीक है। मूल शिक्षा की वर्धा योजना 1937, तो अक्टूबर 1937 में कांग्रेस ने शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया। इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्तावों के अंतर्गत आधार शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। देखो इस प्रकार के जो प्रश्न है ना बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य था गतिविधि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करना। यह अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। गांधी जी का मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से मुट्ठी भर शिक्षित भारतीय और जनसाधारण के मध्य खाई पैदा कर दी है तथा इससे इन शिक्षित भारतीयों की विद्वता प्रभावी हो गई है। इस योजना को मूल शिक्षा की वर्धा योजना कहा जाता है। तो मूल शिक्षा की वर्धा योजना के बारे में बहुत बार कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि 1915 में साबरमती आश्रम था गांधी जी का, और 1937 में उन्होंने अपना आश्रम बदल के वर्धा कर लिया गया था। इसलिए आपने देखा होगा वर्धा से ही बहुत सारी चीजें होती है। वर्धा से ये भी काम हुआ था 1942 में, जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो भी वर्धा से ही प्रारंभ हुआ था। तो आपको बाद में पूरा मुख्य केंद्र आपको वर्धा ही दिखाई देगा, है ना। इस योजना में जो क्या क्या प्रावधान थे उनको आप समझ सकते हैं कि पाठ्यक्रम में आधार दस्तकारी को सम्मिलित किया जाए, और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के प्रथम 7 वर्ष निःशुल्क अनिवार्य होने चाहिए तथा शिक्षा मातृभाषा में दिया जाए। इन्होंने कहा राष्ट्रीय जो शिक्षा व्यवस्था के पहले जो 7 वर्ष है वो उसमें पैसा न लिया जाए और बाद में मातृभाषा में शिक्षा दे दी जाए, ठीक है। कक्षा 2 से कक्षा 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए और अंग्रेजी भाषा में कक्षा 8 के पश्चात ही शिक्षा देनी चाहिए।
शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। मूल शिक्षा की योजना का कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीक द्वारा शिक्षा देने के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और इसके लिए छात्रों को चुनिंदा दस्तकारी तकनीकों के माध्यम से शिक्षित करा जाना चाहिए। शिक्षा की यह योजना नई समाज की, नई जिंदगी के, नए जीवन विचारों पर आधारित थी। इस योजना के पीछे भावना थी कि इससे धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो जाएगा, इससे हिंसा रहित समाज का निर्माण होगा। यह शिक्षा सहकारिता एवं बच्चों पर केंद्रित थी, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तथा यह त्यागपत्र देना पड़ा सभी सरकारों को और यह योजना खटाई में पड़ गई। ठीक है ना। और उसके बाद जो आई वो शिक्षा की सार्जेंट योजना आई और हम अब लगभग 1944 में पहुंच गए हैं। ठीक है नहीं। अब हम क्या कर गए, 1944 में पहुंच गए हैं और मैं चाहता हूं ये जो पार्ट इसके बाद आएगा वो आएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, भारतीय शिक्षा का जो सेकंड पार्ट होगा तो उसको भी आप कर लें। तो आज हमने पहले पार्ट में बहुत सारी चीजें आपको बता दी हैं। शिक्षा के विकास से संबंधित ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। आप अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो SST विद राज राणा टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार से कोई कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो 8368775254 पर मुझे आप कॉल कर सकते हैं, है ना। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को जिन्होंने अभी शिक्षा के विकास से संबंधित कुछ नहीं पढ़ा है। तो ऐसे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज सिर्फ इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।